हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। लिखा है कि 20 मिनट्स ऑफ डूइंग समथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल देन 20 आवर्स ऑफ थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। बिल्कुल सही बात बोला गया है। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट में ओवर थिंकिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो सोचते रह जाते हैं कि क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और दिमाग भी थक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप कुछ करें, कुछ लेकर पढ़ने बैठ जाए, भले ही वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से। प्रोसेस आपको पता ही है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद खुद से ट्राई करें। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है। क्यू पी आर यानी ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए फिर पी क्यू 24 दिया हुआ है, ये 24 है। क्यू आर 26। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल पी के आर, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बोला गया है कि एंगल पी के आर 90 डिग्री है। के आर 8 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ पी के विल बी, कहाँ है पी के, ये रहा, ये लेंथ आपसे पूछा गया है। सोचिए कौन सा कॉन्सेप्ट से ये सवाल सॉल्व होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री से पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में दो साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकाल लेंगे। फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमें फिर दो साइड पता रहेगा तो हम ये निकाल देंगे। समझे। चलिए तो ये निकालना है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ये सब हम काफ़ी अच्छे से शॉर्टकट ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा ए प्लस बी यानी 50 इंटू ए माइनस बी यानी 2। 50 इंटू 2 100, 100 का रूट हो गया 10, तो ये मिल गया 10। इसके बाद अब हमें पी के निकालना है, तो ये 10 है, तो ये कैसे निकलेगा √10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, यानी 100 माइनस 64 यानी √36, यानी आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझे। चलिए यहाँ पे भी कर रखें। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, देन ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी ये पूछा गया है। तो जब भी ट्रेपीजियम से क्वेश्चन हो तो हम समझ जाते हैं कि ये ट्रायंगल चैप्टर से बनेगा। और ट्रायंगल चैप्टर में भी कौन सा थ्योरम इसमें लगने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम इसमें लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम, और मान लीजिए ये ओ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ए ई बाई ई डी क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम। और जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो यहाँ पे ए ओ बाई ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ये रहा बी एफ बाई एफ सी, बी एफ बाई एफ सी, ये भी बाई थेल्स थ्योरम। तो ए ई बाई ई डी किसके इक्वल है, बी एफ बाई एफ सी के। तो ऑप्शन में कौन सा है, बी एफ बाई एफ सी, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। चलिए यहाँ पे भी कर रखें। क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो कौन सा क्राइटेरिया से है। तो देखिए यहाँ पे हमें साइड का ही सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दोनों अगर सिमिलर हुए तो एस 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 क्राइटेरिया से ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम निकालेंगे ए बी बाई डी ई। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे डी ई। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम कर रखें ए बी बाई डी ई, इसका वैल्यू निकाले 12/9 यानी 4/3। फिर बी सी बाई ई एफ निकालते हैं तो वो भी आ गया 4/3। फिर ए सी बाई डी एफ निकालेंगे, वो भी आ गया 4/3। तो इसका जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, यानी सिमिलर है एस 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 क्राइटेरिया से। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये केस स्टडी है, थोड़ा पढ़ते हैं पहले। लिखा है कि विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। ये है विजय का हाउस, ये है टावर। तो ये चाहता है कि टावर का हाइट निकाला जाए। ठीक है,
ही इज़ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज़ 20 मीटर, विजय का हाउस का हाइट है 20 मीटर। व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और इसका जो शैडो है ये चीज़ ये 10 मीटर है, ठीक है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और ये टावर का जो शैडो है ये 50 मीटर है। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट, और एक अजय का भी घर है, वो 20 मीटर का शैडो बनाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे हम यहाँ पे पूछे इतना ही इन्फॉर्मेशन से कि बताइए टावर का हाइट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सनरेज आ रहा है तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और फिर आप साइड्स का रेशियो को इक्वेट कर देंगे, यानी इसको अगर x माने तो 20/x इक्वल टू शैडो यानी 10/50। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 100। इतना आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सिंपली सोच सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली देखें कि यहाँ पे 20 है तो ये 10 है, मतलब आधा है, तो यहाँ पे 50 है तो इसका डबल यहाँ पे कितना होगा 100। डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है। उसी तरीके से अजय का घर का हाइट क्या हो जाएगा, 20 है तो यहाँ पे 40, ऐसे भी बोल सकते हैं। खैर, अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, तो ये हमने अभी निकाला है 100 मीटर, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किए हैं। 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे x मान लिए 50 है, साइड्स को इक्वेट करके यहाँ से x निकाल लिए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। अब विजय का जो घर है वो शैडो 12 मीटर बनाता है, पहले 10 था अब 12 कर दिया गया है। तब इस केस में शैडो कितना लंबा होगा, हाइट तो फिक्स है 100 मीटर, ठीक है, जो अभी हमने निकाल लिया था। तो इसमें इक्वेट कीजिए, ये 20 को ये 20/100 इक्वल टू 12/x, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय's हाउस। तो अजय का हाउस का हाइट तो हमने निकाल ही रखा है, ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। आप साइड्स इक्वेट करके भी कर सकते हैं, इसका 20 लीजिए बाई y लीजिए इक्वल टू 10/20 ले लीजिए और सॉल्व कीजिए तो फिर भी 40 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए 7 देखते हैं, When the tower cast a shadow of 40 मीटर, same time what will be the length of shadow of अजय हाउस। अब जो टावर का जो शैडो है वो 40 है, टावर का हाइट हमने पहले ही निकाल रखा है 100। हाइट चेंज नहीं होगा कभी भी सवाल में, ठीक है, हमेशा शैडो का ही लेंथ चेंज होगा, क्योंकि सन ऊपर नीचे हो रहा है तो शैडो का लेंथ चेंज होता जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, टावर जब 40 मीटर का शैडो बना रहा है तो अजय का हाउस का शैडो कितना होगा। चलिए, तो इसका हाइट है 100, शैडो है 40, और अजय का हाउस का हाइट हमने पहले निकाल रखा है 40, इसका शैडो हमें पूछा है तो हमने मान लिया a। तो इक्वेट कर दीजिए 100/40 इक्वल टू 40/a, यहाँ से a सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 16। समझ रहे। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। 8 देखिए, इसको खुद से कीजिए, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ विजय हाउस। अब की बार विजय का हाउस का शैडो पूछा गया है, तो विजय का हाउस का हाइट तो फिक्स है 20, इसका भी हाइट फिक्स है 100। अब शैडो बोला है टावर का शैडो 40 है, तो निकाल लीजिए, इसको हम m मान लेते हैं शैडो, ठीक है। तो 20/100 ये रहा इक्वल टू m/40, तो यहाँ से m निकालेंगे तो आएगा 8 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो वो केस स्टडी खत्म हो गया, 9 अलग सवाल है। लिखा है कि इन फिगर S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल PQR में S और T दोनों साइड पे 2 पॉइंट है, ठीक है। सच डैट PT इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया है, TR 4, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है। कोई आपसे पूरा पूछे तो आप कितना बोलेंगे 6। फिर ST इज पैरेलल टू QR, ये दोनों लाइन पैरेलल भी है। पैरेलल है, इससे हमें समझ में आ गया क्या तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगने वाला है, नहीं तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमिलैरिटी का कैसे लगेगा, जब भी किसी ट्राइंगल में 2 लाइन पैरेलल हो जाता है तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल PST एंड PQR। PST और PQR, छोटे वाले का एरिया बाई बड़े वाले का एरिया का रेशियो निकालना है। तो काफ़ी इजी है, छोटे वाले का साइड है 2, बड़े वाले का साइड है 6, तो साइड्स का रेशियो क्या आ गया 2/6,
यानी 1/3, और हमें एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर देना होता है, तो कितना आ जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इजी। चलिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इन द फिगर इफ डी ई पैरेलल बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अच्छा बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा ट्रू है बताइए। ट्रायंगल ए एम ई, ये ट्रायंगल सिमिलर है ए एन सी के, बताइए राइट है कि रॉन्ग है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस ट्रायंगल में दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों सिमिलर होंगे, ये राइट है। स्टेटमेंट 2 देखें, ट्रायंगल ए एम डी सिमिलर ए एन बी, चलिए ठीक है, ये भी सही बात है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर थर्ड वाला को देख लेते हैं, ट्रायंगल ए एम ई, ये रहा ए एम ई, इसको सिमिलर बोला गया है ए एम डी के, नहीं ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 और 2 राइट है, स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी सी, ये रहा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स का वैल्यू बताइए। तो जब भी पैरेलल है तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल इक्वल टू ये अल्टरनेट एंगल्स, फिर ये एंगल इक्वल टू ये, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए मतलब हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ठीक से सिमिलरिटी लिखना पड़ेगा। ये लाइन यहाँ पे देखिए, एंगल डी जो है वो किसके इक्वल था, बी के, तो डी का कॉरस्पॉन्डेंस हो गया बी और सी का कॉरस्पॉन्डेंस हो गया ए, ठीक है। तो जब नाम लिखेंगे हम, तो इसका नाम आप कैसे भी लिख लीजिए, COD, ये रहा, इसका नाम सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। देखिए सी का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, ए, तो सी के लिए हमने ए लिखा, ओ का तो ओ, एंगल ओ के इक्वल है, तो ओ के लिए ओ रहा और डी के लिए बी रहा, समझे इतना। तो इस तरीके से हमने ये लाइन लिखा। इसके बाद साइड्स का रेशियो लिखिए, CO/AO इक्वल टू OD/OB, और इक्वल टू हम लिख सकते थे CD/ABB, उसका ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं लिखे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, CO का वैल्यू कितना है, x+3, ये रहा, AO का वैल्यू x+5, OD का वैल्यू x-2 और OB का वैल्यू x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा 7, ठीक है। तो इतना तामझाम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। एग्जाम में आपको जैसे इस टाइप का फिगर दिखेगा, आप सीधा ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये कर दीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इतना ये सब करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 12 पे आ जाते हैं। इन द फिगर PQRS इज अ ट्रेपीजियम, PQRS, ठीक है, ट्रेपीजियम है जिसमें ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, ये रहा PQ पैरेलल RS। ऑन PQ एंड RS देयर आर पॉइंट्स E एंड F रेस्पेक्टिवली। PQ और RS पे 2 पॉइंट है, एक है E और एक है F, ठीक है। इस तरीके से है कि EF इंटरसेक्ट SQ एट G, ये जो EF है SQ लाइन को G पे काट रहा है, ठीक है। नाउ द टर्म EQ इंटू GS इज इक्वल टू, कहाँ है EQ और ये रहा GS। अब ये दोनों से आप पहचानिए कि किस दो ट्रायंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, समझ गए, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब समझ गए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। तो अच्छे से पहले सिमिलरिटी लिख लेंगे, ये रहा S का कॉरस्पॉन्डेंस है Q, फिर E का कॉरस्पॉन्डेंस है F, मिला के हम यहाँ पे सिमिलरिटी लिख लिए। अब इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद हम साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं, SQ/QG सब मिला के ये लाइन लिखे, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या चाहिए यहाँ पे, EQ/GS। अब ढूंढिए इस लाइन में EQ/GS कहाँ पे है, ये रहा GS, और EQ कहाँ पे है, ये रहा EQ, मतलब इसको और इसको लेना है आपको, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EQ इंटू GS ये रहा इक्वल टू आएगा QG इंटू SF, QG इंटू SF। तो ऑप्शन में देखिए QG/SF, ये रहा QG/SF, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, समझे। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में अलग अलग टाइप से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दे 2, 4, 3 और एक यहाँ पे x दे देंगे, बोलेंगे फाइंड x, ठीक है। तो आपको इसी लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, दिख ही रहा है ABC जो C पे 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। लेट BC इक्वल टू A, ये रहा BC, ये लेंथ A है,
सी ए ये लेंथ बी दिया हुआ है, फिर ए बी इक्वल टू सी यानी ये पूरा लेंथ सी दिया हुआ है, एंड पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए बी पे, ठीक है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ है पी। तो आपसे पूछा है सी बी इज इक्वल टू सी इंटू पी किसके बराबर होगा, ठीक है। सोचिए कैसे होगा ये सवाल, इसको हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तब। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी ट्रायंगल सिमिलर है उसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा, फिर ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये भी पूरे बड़े वाले से सिमिलर होगा, फिर हमें पता है कि ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। तो वो सारा बात को हमने यहाँ पे लिख रखा है। और ये चीज़ लिखते कैसे हैं उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा उसको एक्सप्लेन करने में। तो ये हमने लिखा तीनों सिमिलैरिटी। इसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं साइड्स पे। सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं, मतलब ए बी सी और ए सी डी, ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पे काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी, ये रहा ए बी बाई ए सी, फिर इक्वल टू बी सी बाई सी डी, वो हमने यहाँ पे लिखा, इक्वल टू ए सी बाई ए डी यहाँ पे लिखा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ए बी का वैल्यू कितना है, पूरा का वैल्यू सी है तो सी डाला, ए सी यानी बी, फिर बी सी यानी ए और सी डी यानी पी, ठीक है। इतना डालते ही हमें दिख गया कि यहाँ पे सी पी इक्वल टू क्या आ रहा है, ए बी, ये रहा। तो सी पी का वैल्यू यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है, सी पी इज इक्वल टू किसका है, ए बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं आता तो हम क्या करते, इस ट्रायंगल पे फिर सेम काम करते, ठीक है, वहाँ पे सी पी का वैल्यू मिलता, समझे। और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल से एक हाइपोटेन्यूज पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जिसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने, उसमें आप ये 3 रिजल्ट याद करके रख लें। इससे याद आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये तीनों रिजल्ट, देखिए सबसे पहले लिखा है कि बी सी स्क्वायर, ये रहा, ये जो बी सी स्क्वायर है वो होता है बी डी इंटू बी ए, समझे कि नहीं, ये बात आप याद रखेंगे। उसी तरीके से सी डी स्क्वायर, कहाँ है सी डी स्क्वायर, ये रहा, सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी डी यानी बी डी इंटू डी ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यह मान लीजिए x है और ये मान लीजिए है 4, ये है 9, आपसे बोले फाइंड x, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सी डी स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी ए, बी डी डी ए यानी 4 इंटू 9 यानी 36, यहाँ से x आ जाएगा 6, समझे कि नहीं, ये फॉर्मूला कितना यूज़फुल है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और तीसरा है ए सी स्क्वायर, ये रहा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए, ये पूरा बी ए इंटू डी ए, ये रहा। अब ये दोनों फॉर्मूला आपस में रिलेटेड है, इसको याद करना इजी है। देखिए जब ये साइड लेते हैं ना तो हम क्या करते हैं, इससे चिपका हुआ छोटा साइड इंटू बड़ा साइड, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब हम ये साइड लेते हैं तो इससे चिपका हुआ छोटा साइड इंटू बड़ा साइड, ये रहा, और इसका स्क्वायर तो होता ही है यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो ये तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये तीनों फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो हम लोग उस प्रूफ के रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेंगे। प्रूफ ये आ जाता है, यहीं सबसे आ जाएगा ये वैल्यू, लेकिन आप इसको याद करके रखें तो काफ़ी ईजी पड़ेगा। चलिए तो ये तो हो गया। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सीबीएसई गाइडेंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले। क्यों हम ऐसा बार बार बोलते हैं, इससे क्या होगा कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। और आपको अगर पता नहीं है तो इस चैनल पे मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा के रखा गया है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन देखिए, आपको कई सारे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी एक केस स्टडी आ गया, फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि रोहन वॉन्ट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव, ठीक है, रोहन एक पॉन्ड का डिस्टेंस मेजर करना चाहता है। ही मार्क्स पॉइंट ए एंड बी ऑन द ऑपोजिट एजेस ऑफ अ पॉन्ड, ये रहा, ये पॉन्ड है तो इसका 2 किनारों पे ए और बी पॉइंट मार्क कर देता है वो, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ही मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग रोप कनेक्टिंग बी विथ अनदर पॉइंट सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर।
तो वो इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है। वो एक रोप से, एक रस्सी से बी को पॉइंट सी से कनेक्ट करता है 12 मीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर इस सी को डी से कनेक्ट करता है, ये रहा सी को डी से कनेक्ट करता है, डी पॉइंट है 40 मीटर की दूरी पर, दिख ही रहा है, फ्रॉम पॉइंट सी, एंड कनेक्टिंग डी टू पॉइंट है, और फिर इस डी पॉइंट को ए से कनेक्ट कर देता है जो कि है 30 मीटर की दूरी पे, वो भी दिख रहा है। और इस तरीके से कनेक्ट करता है कि ये जो एंगल ए डी सी है एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो, ठीक है। सब सिचुएशन समझ गए। ये जो है ये क्या है, रोप है, और ये पॉन्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ए सी। यहाँ पे ये डिस्टेंस ए सी पूरा निकालने के लिए ज्योमेट्री का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बताइए। बच्चा वाला क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 15 में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ए सी। ये ए सी डिस्टेंस कितना है, ए सी डिस्टेंस, तो ये 30, ये 40, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है 50। कुछ वैल्यू आप याद करके रख लें जो इजी पड़ेगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिर अगर ऐसे ही कुछ वैल्यू है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होता है 5। तो यहाँ पे 30 था, 40 था, समझ रहे, एक 0 0 लगाए तो ये भी कितना हो जाएगा 50। उस लॉजिक से हम यहाँ पे डायरेक्टली 50 लिख दिए। याद रहता है तो ठीक, नहीं तो आप नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो निकाल ही सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बस फ़ायदा ये होगा कि याद रखने से थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ए सी मतलब 50 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 16 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। चलिए देखते हैं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। हम दो छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, तीसरा नंबर, उसका भी स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर आएगा 625, दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो रहा है। उसी तरीके से सबका चेक करेंगे तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। 5, 12, 13 ये तो हमने अभी देखा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और ये भी सब वैल्यू आप याद कर ले कि जब भी यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 24 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। फिर इसका भी याद कर ले कि जब आप यहाँ पे 15 या फिर यहाँ पे 8 हो तो यहाँ पे कितना आता है 17 आता है, और ये तो आपने याद कर ही लिया है, ठीक है। सर ये समझे ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, और यहाँ पे 400 कितना आएगा 841, और यहाँ पे 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16 32, और 6 38 का 8 कैरी 3, 2 2 4 और 3 784, जो कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि फाइंड द लेंथ ए बी। फिगर में देखें ए बी लेंथ कौन सा है, ये रहा ए बी, ये लेंथ चाहिए हमें। अभी मिला ये पूरा है 50, इतना है 12, तो इतना इजीली निकाल सकते हैं 38, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 18 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड। रोप का लेंथ हमें निकालना है। तो हमें पता है रोप ये बी से लेके सी गया है, फिर डी गया है, फिर ए गया है, तो 30 प्लस 40 हो गया 70, और यहाँ पे 20 82 से 82 मीटर जो है रोप का लेंथ है। सी हो जाएगा इसका आंसर 18 का। ये हो गया 19। केस स्टडी खत्म। 19 अलग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं हमेशा याद कर लेने, ठीक है। लिखा है कि इन द फिगर बी एल एंड सी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये रहा बी एल और ये रहा सी एम, दोनों मीडियन है। राइट एंगल रेट है, ये ट्राइंगल ए पे 90 डिग्री है। आपको वैल्यू निकालना है 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर का, ठीक है। तो ऐसा सवाल बहुत ईजी होता है। देखिए करना क्या होता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है बी एल, कहाँ है बी एल, ये रहा बी एल। तो बी एल स्क्वायर का वैल्यू बताइए पाइथागोरस थ्योरम से। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आपको निकालना है सी एम स्क्वायर का वैल्यू। सी एम स्क्वायर बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो आप बोलेंगे ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लिख ही लेंगे। इसके बाद तो देखिए ये दो लाइन हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कीजिए इन दोनों को। तो ये लाइन मिला और इनको प्लस करेंगे तो ये बड़ा सा लाइन यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शंस में हम अगर देखें तो सारा में BC है, BC है। चलिए तो यहाँ पे
ए बी है, ए बी को हमने वैसे रहने दिया, ए सी है, ए सी को भी हमने वैसे रहने दिया। ए एल जो है, ए एल का ज़रा सोचें, ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई 2 लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। और ए एम को ए बी बाई 2, क्योंकि मीडियन था, ये मिड पॉइंट होगा पूरे का हाफ। उसी तरीके से ये भी जो है पूरे का हाफ होगा। वो हमने दो काम यहाँ पे किया। और ये जो हमें मिल रहा था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन दोनों के जगह पे हमने ये लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सुलझाएंगे एलसीएम वगैरह लेके, या फिर आप पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 बी सी स्क्वायर, यहाँ पे 4 से ये कट गया क्योंकि 2 का स्क्वायर था, यहाँ भी 4 से कट गया। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये क्या है फिर से, ये फिर से बी सी स्क्वायर है। ऐड कर देंगे तो 5 बी सी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बी सी स्क्वायर ये। इसलिए हम बोलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप याद ही करके रख लीजिए, काफ़ी टाइम बच जाएगा। जब भी आपको एक ट्राइंगल में 2 मीडियन देखने को मिले तो आप याद रखेंगे कि 4 इंटू दोनों मीडियन का लेंथ का स्क्वायर का सम इक्वल होता है 5 इंटू बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कि इन द गिवन फिगर ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। द टर्म ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू। इस टाइप का क्वेश्चन दिखते ही आप काफ़ी इजी होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में निकालने बोला है उसका वैल्यू निकालते जाइए। ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, यही एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बोल सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ठीक है। फिर है यहाँ पे सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर का वैल्यू बताइए, सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी स्क्वायर माइनस इस छोटे वाले लेंथ डी ए स्क्वायर, ठीक है। फिर दोनों का बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे आएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं समझे, काफ़ी इजी था। यहाँ पे इसका आप डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, वही है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है कि द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 16, 23 एंड 31। कोई एक ट्राइंगल है जिसका साइड्स का लेंथ इतना 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 है, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज़ 280। फिर एक और ट्राइंगल है जो इस ट्राइंगल से सिमिलर है, ठीक है। उस ट्राइंगल का पेरीमीटर 280 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो इस सिमिलर ट्राइंगल का जो सबसे लंबा साइड है उसका लेंथ बताइए। तो कैसे करेंगे इसको, सोचिए ज़रा। तो देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इसका तीनों साइड हमें पता है, क्वेश्चन में दिया था, नोट कर दिया हमने। फिर एक और ट्राइंगल है ये वाला जो कि इससे सिमिलर है, ठीक है। और इस सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर 280 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसी ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है वो पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें पता है दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखिए, इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है नीचे 31, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो साइड होगा वही लॉन्गेस्ट साइड होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स निकालना है हमें, तो इसका पेरीमीटर हम निकाल लिए सबको ऐड करके, तो 70 आ गया। और इसका पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है 280। तो जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। तो पेरीमीटर का रेशियो 70/280 ये रहा, और साइड्स का रेशियो लेना है तो साइड्स का यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है 31 लीजिए, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड हमने x मान रखा है, x लेते हैं। फिर यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे x के लिए, तो आएगा 124। तो इसका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ अप्लाई करना है कि जो साइड्स का जो रेशियो होता है दो सिमिलर ट्राइंगल का, वो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे कि ऑल्टीट्यूड के रेशियो के भी इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। इन द गिवन फिगर सी डी पैरेलल एल ए, सी डी और एल ए दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे एक एक एरो से दिख भी रहा है। और डी ई पैरेलल ए सी, दो एरो से दिख रहा है, डी ई और ए सी पैरेलल है, ठीक है। बी ई 4 है, ठीक है। ई सी 2 है, ये भी अच्छा बात है। द लेंथ ऑफ सी एल, ये सी एल आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ तक लिखा, ये क्लियर है। और उसके बाद हमें पता है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो यहाँ पे फिर से बी डी बाई डी ए लिख सकते हैं इक्वल टू बी सी बाई सी एल।
तो बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी सी बाई सी एल, इतना समझे, ये तीनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे बी ई हमें पता है 4, तो वो हमने 4 लिखा, ई सी भी पता है 2 लिखा हमने, बी सी भी पता है 4 और 2 6, सी एल पता नहीं है वो निकालना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सी एल आ जाएगा 3। ईजी, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए। चलिए 23 देख लेते हैं। नंबर 23, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से कर लेना चाहिए, उम्मीद करते हैं आप कर भी लिए होंगे। लिखा है कि इट इज़ गिवन डैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर बी सी बाई क्यू आर, बी सी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो 1:3 दिया हुआ है। देन एरिया ऑफ पी क्यू आर का एरिया बाई ए सी बी का एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए कैसे होगा ये बताइए। तो साइड्स का रेशियो पता ही है, इसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में गड़बड़ कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 और ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी बाई क्यू आर यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो दिया है, लेकिन पूछा है आपसे पहले इसका फिर इसका, मतलब जो रेशियो आप निकालेंगे वो 3/1 का स्क्वायर होगा, यानी 9/1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बात तक गहराई को समझे कि नहीं समझे। चलिए ये हो गया 23। 24 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल, इसको याद करने वाला क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में डी एंड ई ट्राइसेक्ट बी सी, ये डी और ई बी सी को 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी ये एक्स तो ये भी एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। द टर्म इतना का वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए तो जो इस एक्सप्रेशन को देख के अपना हमारा सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चाहिए ए सी स्क्वायर, ये रहा ए सी स्क्वायर, क्या होगा बताइए। तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद ए डी स्क्वायर चाहिए, तो ए डी स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही 2 चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले आप रेड से जो लिखा हुआ है वो देखिए, सिर्फ ए सी स्क्वायर का वैल्यू हमने लिखा, फिर ए डी स्क्वायर का वैल्यू हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पे 3AC है और 5AD है, तो हम क्या किए कि उस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाले को 5 से, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस साइड में इतना आया और इस साइड ये सारा चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। ए बी ऐड हो गया तो 8AB स्क्वायर एक ही बार लिख दिए। ए बी तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बी सी और यहाँ पे बी डी, इसमें थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। ट्राइसेक्ट कर रहा था तो हम मान लिए तीनों पार्ट एक्स 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 है, तो बी सी क्या लिख सकते हैं, बी सी 3x हो जाएगा, और बी डी क्या लिख सकते हैं, ये है x, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व किया तो ये 32x स्क्वायर आया। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में ए ई स्क्वायर चाहिए। अब सोचिए ज़रा ए ई स्क्वायर आएगा कैसे। ए ई स्क्वायर इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, यानी अगर आपके पास ए बी स्क्वायर और बी ई स्क्वायर मिल जाए, समझ रहे हैं, ये बी ई स्क्वायर और ए बी स्क्वायर मिल जाए तो आप ए ई स्क्वायर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ए बी स्क्वायर आ चुका है। इस 32x स्क्वायर को कैसे भी करके बी ई स्क्वायर का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बी ई मतलब 2x, तो हम क्या किए 2x का स्क्वायर अलग कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, तो कितना मल्टीप्लाई करें 8, तभी तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन से हमने ये लाइन लिखा। इस 2x का जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी ई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी ई होगा, गलती से ए ई लिखा हुआ है, ये बी ई स्क्वायर होगा यहाँ पे। फिर ऐसे हम 8 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, और ये पूरा चीज़ क्या देगा, ए ई स्क्वायर देगा, तो 8 ए ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आप गलती भी कर दें, ठीक है। इसलिए हम रेकमेंड कर दें कि इस टाइप का सवाल को आप याद ही कर लें, कि जब भी आपको ट्राइसेक्ट दिखेगा, 2 ऐसे हाइपोटेन्यूस यहाँ पे गिरे रहेंगे, ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे, तो 3 + 5 8 वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 24 हो गया। 25 देखिए, लिखा है कि इन द गिवन फिगर देयर आर 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल, इस फिगर में 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल है विच आर सिमिलर, अच्छा दोनों सिमिलर भी है। पी क्यू इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, चलिए ठीक है। इफ़ पी सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, कहाँ है पी सी, ये रहा, ये 4 है। ए क्यू 3 है, ये 3 दिया हुआ है आपको, फिर क्यू भी 12 दिया हुआ है, बी सी 15 दिया हुआ है, ठीक है।
फिर ए पी इक्वल टू पी क्यू, ये ए पी ये पी क्यू, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड एरिया ऑफ ए क्यू पी, इस ट्रायंगल का एरिया बाई बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, ठीक है। कैसे करेंगे ज़रा सोचिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया ये ट्रायंगल है। अब इसका ये 15 साइड दिया हुआ है और इसको भी अगर 3 + 12 ऐड करें तो ये भी 15 है, मतलब ये दोनों लेंथ इसका इक्वल है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद अब हमें तो पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, क्वेश्चन में बोला है। अब हमें ऐसा लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिमिलरिटी अच्छे से मिला के लिखना पड़ेगा। ये कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल में जो दोनों इक्वल साइड है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, बी पे, और छोटे वाले साइड में दोनों इक्वल साइड कहाँ पे मिल रहे हैं, पी पे, मतलब बी और पी कॉरस्पॉन्डेंस है। समझ गए यहाँ पे इतना। फिर उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों में ही एंगल ए है, तो एंगल ए कॉमन हो गया, ए का कॉरस्पॉन्डेंस ए ही हो गया, ठीक है। तो बच गया कौन सा, क्यू बच गया, और यहाँ पे सी बच गया, तो क्यू का कॉरस्पॉन्डेंस सी हो गया। तो ए क्यू पी के लिए हमने यहाँ पे ए सी बी लिख दिया। ये लाइन समझे कि नहीं समझे, कैसे लिखा जाता है। चलिए अब ये लिखने के बाद अब हम साइड से कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो हम इक्वल करके यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो चाहिए। ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता हो, साइड्स का जो रेशियो है वो पता हो, तब निकाल पाएंगे। तो साइड्स का रेशियो निकालने के लिए हमें ये चीज़ तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ए क्यू कितना है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा ए सी। तो ए सी हमें ए सी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए पी + 4 लिख सकते हैं, तो ए पी + 4। फिर यहाँ पे क्यू पी है, क्यू पी तो ए पी के ही इक्वल है क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्यू पी की जगह पर भी ए पी लिख दें, क्योंकि ए पी सेम रहेगा, सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। उसके बाद सी बी है, यहाँ पे सी बी ये हो गया 15, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ ए पी मिसिंग है, हम यहाँ से ए पी के लिए सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ए पी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा होगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ए पी का 2 वैल्यू मिलेगा, एक होगा 5 और इससे मिल रहा होगा -9, -9 नहीं लेंगे तो ए पी मिल गया 5, ठीक है, ये भी हो गया 5। अब हम ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकाल देंगे, ए क्यू स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर ये रहा, और ए क्यू का वैल्यू अभी कितना है 3 है, और ए सी जो ये पूरा लेंथ है ये आया था 5 + 4 9, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 आ रहा होगा यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है 1/9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 हुआ, 26 पे आते हैं। ये बड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट ए, ठीक है, इट्स फ्लाइट पाथ मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक एयरपोर्ट ए है, मान लीजिए ये है, यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे उड़ता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये एंगल 60 डिग्री दिया है, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर ऑन दिस पाथ द पायलट रियलाइजेज ही हैज़ कवर्ड ओनली 250 किलोमीटर अलॉन्ग द ग्राउंड। इसी रास्ता पे चलते हुए 500 किलोमीटर जब फ्लाइट को एरोप्लेन को उड़ा लेता है तब उसे पता चलता है कि वो जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे उसने सिर्फ 250 किलोमीटर दूरी ही तय किया है, 250, ठीक है, समझ रहे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस अलॉन्ग द ग्राउंड वुड हैव बीन covered after flying 2000 kilometers along the flight path, assuming there is no change in the flight path or in the speed of the plane। बोला गया है कि अगर देखिए जब वो 500 किलोमीटर तक उसी रास्ता पे उड़ता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 250 किलोमीटर। अब बोला गया कि इस 500 के जगह पर अगर वो 2000 किलोमीटर उसी पाथ पे डिस्टेंस कवर करता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो बताइए। और मान लीजिए कि दोनों में ही सेम पाथ पे उड़ रहा है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री था तो इसमें भी 60 डिग्री है। सवाल समझ गए। अब ज़रा सोचिए इसका आंसर कैसे होगा। काफ़ी इजी है। देखिए हमने सबसे पहले 2 ट्रायंगल बना लिया, एयरपोर्ट ए। पहले वाले में 500 किलोमीटर जाता है इस रास्ते से तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 250 कवर होता है। इस बार ये 2000 जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ पे सिचुएशन से ही पता चल रहा है। और 60-60 एंगल इक्वल, 90-90 इक्वल, दोनों सिमिलर हुए इस तरीके से भी। तो क्या तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरिटी लगाते हैं, 500/2000
इक्वल टू यहाँ पे है 250 बाई ये डिस्टेंस x मान लेते हैं। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये 4 इंटू ये होगा तो 1000 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा होगा इसका आंसर। और नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते थे कि 500 है तो यहाँ पे 250 है, हाफ है, तो यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे कितना होगा 1000, डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव करें 27। इन द गिवन फिगर ax इज टू एक्स बी, ये 3:5 का रेशियो दिया हुआ है। xy पैरेलल bc, ये दोनों लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया कौन सा थ्योरम यूज़ होने वाला है। xy आपको 18 दिया हुआ है, ये लेंथ 18 ठीक है सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYCB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए इस बड़े वाले आपको निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये 3 पता है तो हमें, और ये 5 भी पता है, तो छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, साइड्स का स्क्वायर, इसका छोटा वाला साइड है 3 तो इसका एरिया हो गया 9, समझे। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर पूछे तो उसका कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 + 5 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया पूरा ट्रायंगल का एरिया। सिर्फ ट्रेपेजियम का एरिया पूछे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे इस 64 में से 9 हटा दीजिए तभी तो ट्रेपेजियम का एरिया बचेगा, तो कितना आएगा ये 55। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए यानी 55 और पूरे ट्रायंगल का एरिया यानी 64, तो 55/64 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। यहाँ पे आप डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये रहा वही चीज़ किया गया है यहाँ पे। आगे मूव करें 28 पे। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ इन द गिवन फिगर ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉर्ड्स AB एंड CD, 2 कॉर्ड है AB और CD, दोनों O पे कटते हैं। अब O सेंटर है कि नहीं ये पता नहीं है, ठीक है। सच डैट OB = OD, और आपको ये भी बोल दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, अच्छा बात है। देन ट्रायंगल OAC, ये एक ट्रायंगल छोटा वाला, और ODB ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल सिमिलर है कि नहीं, आइसोसेलेस, ये सब बताना है आपको। तो सोचिए कैसे होगा ये। सबसे पहले सिमिलरिटी चेक करते हैं, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल 46 तो ये भी 46, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बोल सकते हैं। एक एंगल तो इक्वल मिल गया, अगर और एक एंगल इक्वल मिल जाए तो काम बन जाए। यहाँ पे OB = OD दिया है, ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये तो सिर्फ इसी ट्रायंगल का बात हो गया, इस ट्रायंगल से भी कुछ देना चाहिए था तो हम बोल पाते। यहाँ पे सर्कल का एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ये एक आर्क है, ये आर्क इस सेगमेंट पे एक एंगल ये बना रहा है, और यही सेम आर्क इस सेगमेंट में ये एंगल बना रहा है। और आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे, समझे कि नहीं। ये एंगल और ये एंगल सिमिलरली उस तरफ से देखे तो ये आर्क ये एंगल ही बना रहा है, ये एंगल ही बना रहा है, ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होते हैं, इतना समझे। तो देखिए सबसे पहले एंगल A = एंगल D, एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हुए, सिमिलर, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया। अब सिंस सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्वेश्चन में बोल रखा है हमें OB = OD, ये लाइन दिख रहा है, ये बोल रखा है। तो यहाँ पे OB OD अगर इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो AO = OC आ गया यहाँ पे। तो AO = OC, ये दोनों लेंथ भी इक्वल, तो ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस है, पहले ही क्वेश्चन से पता चल गया। और ये भी ट्रायंगल का ये दो साइड इक्वल है, मतलब ये भी ट्रायंगल आइसोसेल्स है, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स एंड सिमिलर दोनों है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आते हैं। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और जो जो काम का बात होगा हम सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करेंगे। लिखा है कि अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। स्केल ड्राइंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। द रेशियो ऑफ 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का फॉर्मूला हो गया लेंथ इन इमेज बाई कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तो समझ ही गए, इसी को स्केल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है।
If one shape can become another using revising, then the shapes are similar. Hence, two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide or turn. अगर किसी दो फिगर को आप रिसाइज करें, छोटा बड़ा करें, फ्लिप उल्टा सीधा कर दे, स्लाइड करें, टर्न करें, तो दोनों फिगर सिमिलर रहते हैं, सिमिलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इन अ फोटोग्राफ बिलो शोइंग द साइड व्यू ऑफ अ ट्रेन इंजन, स्केल फैक्टर इज 1:200। ये एक इमेज दिया गया है, ये असली ट्रेन तो है नहीं, ठीक है, इसका स्केल फैक्टर दिया है 1:200, मतलब इस इमेज का जो 1 सेंटीमीटर है वो असली इमेज का 200 सेंटीमीटर बता रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस इमेज का अगर 1 मीटर कोई लेंथ है तो वो असली ऑब्जेक्ट का कितना लेंथ बता रहा होगा, 200 मीटर बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखा भी गया है कि दिस मीन्स डैट अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू अ लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर ऑफ द एक्चुअल इंजन। समझ गए। द स्केल कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ 2 लेंथ। बहुत सारा बात लिखा गया है, फिलहाल काम का बात इतना है और ये भी है ये फॉर्मूला। देखते हैं सवाल कैसा है। पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ मॉडल इज 11 सेंटीमीटर देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ एबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स मैकेनिज्म यूज टू कनेक्ट इज। बोला गया है कि अगर इस मॉडल का लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा, असली इंजन का लेंथ कितना होगा। तो हमें पता है कि स्केल फैक्टर कितना है 1/200, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, इस रेशियो के भी 11, असली वर्ल्ड का मान लेते हैं x, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये रेशियो क्या चीज़ का था, इमेज में लेंथ, रियल ऑब्जेक्ट का लेंथ। ये भी रेशियो क्या है, इमेज का लेंथ, रियल ऑब्जेक्ट का लेंथ हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ से x निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 2200। चलिए ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, लेंथ इन इमेज जो कि है 1, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट जो कि है 200। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि इमेज का लेंथ कितना है 11 और ऑब्जेक्ट का लेंथ पूछा गया है। यहाँ से भी x निकाल दे तो 2200 आता। तो 2200 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसको 2200 हमारा आया है सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में करें तो बाई 100 करना पड़ेगा, तब ये मीटर हो जाएगा। तो 22 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। समझे। 30 देखिए, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स। सिमिलैरिटी क्या चीज़ से अफेक्ट होता है, फ्लिप से अफेक्ट नहीं होता है, डायलेटेड से भी नहीं होता है। डायलेटेड बाई स्केल फैक्टर का मतलब छोटा बड़ा करना, ठीक है। ट्रांसलेटेड डाउन, इससे भी अफेक्ट नहीं होता है। नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, हाँ अगर कोई दो इमेज एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, तब वहाँ पे सिमिलैरिटी अफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 31 देखिए, व्हाट इज़ द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर इफ़ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35 सेंटीमीटर। फोटोग्राफ में जो डोर का साइज़ है वो 0.35 दिया है। रियल वर्ल्ड में हमें पूछा है, मान लेते हैं x, और हमें पता है स्केल फैक्टर है 1/200। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 70, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। इसको हम 70 सेंटीमीटर, एक भी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसको मीटर में कर लेते हैं बाई 100 से डिवाइड करके, एक जीरो कटेगा 0.7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 32, इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर इतना, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का स्केल फैक्टर है इतना, मतलब साइड्स का रेशियो है 5:3। कौन सा स्टेटमेंट सही है। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना, नहीं हमें पता है साइड्स का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है, ये भी 5:3 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 15:1 है, ये रॉन्ग हो गया। देयर ऑल्टीट्यूड हैव अ रेशियो 25:15, इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 5:3 आ रहा है, और आपको पहले भी बोले हैं कि साइड्स का रेशियो, ऑल्टीट्यूड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। मीडियंस का रेशियो इतना नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी इतना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर। इस फिगर में ए बी का लेंथ बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक एंगल ये इक्वल दिया है और ये 90 भी है, तो सिमिलर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि छोटे वाले का परपेंडिकुलर यानी x बाई बड़े वाले का परपेंडिकुलर x+4 इक्वल टू छोटे वाले का साइड 3 बाई बड़े वाले का साइड 6। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको काट लेते हैं 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 2x
इक्वल टू एक्स प्लस 4 यानी एक्स आ जाएगा यहाँ से 4। हमें पूछा है ए बी, एक्स ही पूछा है तो 4 हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। इन द गिवन फिगर क्यू एन परपेंडिकुलर पी आर, क्यू एन इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, कुछ याद आ रहा है स्पेशल टाइप, और पी क्यू आर ये 90 है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको 3 रिजल्ट बोले थे याद करने के लिए। फिर पी एन इक्वल टू 9 दिया है, ये 9 है, और एन आर इक्वल टू 16, ये 16 दिया है। फाइंड क्यू एन, ये क्यू एन निकालना है। तो इसका एक रिलेशन हम आपको याद करवाए थे, क्या था, क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9, क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9। तो क्यू एन क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 4 3 से 12। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नंबर 35 में लिखा है कि 2 पोल्स 30 फीट एंड 50 फीट टॉल आर 40 फीट अपार्ट एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। 2 पोल्स है, एक 30 फीट लंबा है, ये रहा, और एक 50 फीट लंबा है, ये रहा। दोनों 40 फीट अपार्ट है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 फीट है, और दोनों ऐसे सीधा जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। द पोल्स आर सपोर्टेड बाई वायर्स अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ईच पोल टू द बॉटम ऑफ द अदर एज इन द फिगर। ऐसे सपोर्ट किया गया है, इसका टॉप को इसके बॉटम के साथ बांधा गया है, इसके टॉप को इसके बॉटम के साथ बांधा गया है। अ कपलिंग इज प्लेस्ड एट सी वेयर द 2 वायर्स क्रॉस, और दोनों जो वायर है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी कनेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द टॉलर पोल। ये जो सी है इसका टॉलर पोल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, यानी ये डिस्टेंस एक्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल पे काम करेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसी तरीके से अगर हम इस साइड से देखें तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर, दोनों में 90 डिग्री है और ये एंगल कॉमन है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल पे काम करते हैं। छोटे इस वाले का हाइट और इस वाले का हाइट यहाँ पे हमने लिखा 30/a, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस वाले ट्रायंगल का 40 ले रहे हैं और इस छोटे वाले ट्रायंगल का x ले रहे हैं, 40/x। ये लाइन समझ में आ गया। चलिए इतना पे रोक के रखें। इसके बाद हम बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 50 फीट और इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट a, तो 50/a हमने यहाँ पे लिखा, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का, इस मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है, 40 है, तो वो 40 हमने यहाँ पे लिखा, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस जो है वो कितना है, पूरा 40, इतना दूर x, तो ये हो गया 40 - x, वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये लाइन लिख के फिर ये लाइन लिख के हम थोड़ा सोचेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। हमें निकालना है x, तो हम इस इक्वेशन से भी a का वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन से भी a का वैल्यू निकालते हैं। दोनों ही a का वैल्यू है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है 25, यानी ये डिस्टेंस है 25। तो इसका आंसर हो रहा है हमारा 25 फीट, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, इजी। चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज़ द कपलिंग। इस कपलिंग का हाइट बताइए, यानी ए का लेंथ पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ए, तो यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 25 आ रखा है, 25 क्या तो इसमें पुट कीजिए, नहीं तो इसमें पुट कीजिए, ये सिंपल दिख रहा है। इसमें 25 डाल कर सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.75, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलिए तो यही हो गए टोटल 36 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और आपको ये पसंद आया होगा। इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। और सिर्फ इसी 36 क्वेश्चन के भरोसे मत रहिएगा। हम रेकमेंड करते हैं कि आपको NCERT बुक का जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। एक बार हम रेकमेंड करेंगे मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ याद करना है MCQ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो थ्योरम्स है, खासकर से ये 2 थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों का स्टेटमेंट जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकते हैं, और प्रूफ भी करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ MCQ के फॉर्मेट में नहीं पूछ सकते हैं, पूछ ही सकते हैं, तो वो आप करके जाएंगे। और जितने भी बाकी सब थ्योरम है उन सब का स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे कि वो थ्योरम बोल क्या रहा है, इन दोनों का प्रूफ के साथ, और बाकी सबका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आप कर लेंगे तो काफ़ी होगा।
इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो आराम से इसको सॉल्व कीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपने कितने स्कोर किए वो भी बताइएगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।